एक बार ये बताना, आवाज आ रही है? फिर स्टार्ट करते हैं। यस मैम। ओके, देखो ये डिडक्टिव इंडक्टिव वाला हमने कर लिया था। अब हम आज नेक्स्ट टॉपिक करेंगे इंडक्टिव के बाद वाला। स्क्रीन शेयर हो रही है ना? जी। यस, वेन डायग्राम वाला टॉपिक आज हमने करना है। वेन डायग्राम और जो बाकी के रिमेनिंग टॉपिक थ्योरेटिकल है ना, वो सारे करेंगे, ठीक है। मीनिंग ऊपर वाले जो हमारी क्या है, नीचे वाला जो इंडियन लॉजिक है ना, वो वाले टॉपिक नहीं कह रही मैं अभी। ऊपर वाले टॉपिक्स में से मोस्टली थ्योरेटिकल हो जाएंगे, एक दो कॉन्सेप्ट और रह जाएंगे, वो हम कल कर लेंगे, ठीक है। देखो वेन डायग्राम का मतलब क्या होता है। वेन डायग्राम जैसे हमने जो सिलोजियम वो वाला टॉपिक किया था ना, वो वेन डायग्राम उसका थ्योरेटिकल है। मीनिंग वेन डायग्राम समझने के बाद ही आपसे वो क्वेश्चन निकलते जो हमने सीधा हमने क्या करा, शॉर्टकट से वो निकाल दिए। बात समझ रहे हो? वेन डायग्राम से ही निकलते हैं वो, जो रियल में आंसर निकलते हैं ना, कि कौन सा वो जो आपने थोड़ा बहुत देखा भी होगा पहले वेन डायग्राम। बट कई बार ना क्वेश्चन थ्योरेटिकल भी आ जाता है वेन डायग्राम को लेकर। तो वो कौन से क्वेश्चन है वो देखो। जैसे वेन डायग्राम इसने कहा है कि रिप्रेजेंट एंड असेस द वैलिडिटी ऑफ द एलिमेंट्री इन्फ्लुएंसेस विद द हेल्प ऑफ बूलियन अलजेब्रा ऑफ क्लासेस। मैंने एक बात बताई थी कि मान लो अगर आपसे आर्ग्यूमेंट में ये कहा जाए कि आर्ग्यूमेंट वैलिड या इनवैलिड होती हैं, तो हम मान सकते हैं। लेकिन अगर आपको कोई वेन डायग्राम में ये बात बोले कि वेन डायग्राम वैलिड या इनवैलिड होते हैं, तो वो नहीं बात मानी जाएगी। बट अगर ये बात कही जाए कि वेन डायग्राम जो है वो वैलिडिटी को एसेस करता है, तो ये बात बिल्कुल सही है। मीनिंग वेन डायग्राम के लिए अगर आपको कहीं खाली वैलिडिटी वर्ड मिल जाए ना, तो आप आंख बंद करके वेन डायग्राम उसका आंसर लगा देना। बात समझ आई? फिर दोबारा से रिपीट हो रखा है क्वेश्चन, वो भी सेम है कि वेन डायग्राम रिप्रेजेंट एंड असेस द वैलिडिटी ऑफ एलिमेंट्री इन्फ्लुएंसेस ऑफ द सिलोजिस्टिक फॉर्म। इन्फ्लुएंसेस का मतलब होता है कंक्लूजन। जो आप कंक्लूजन निकाल नहीं रहे थे प्रीमिसेस को देखकर, फिर आप कंक्लूजन निकाल रहे थे, राइट? उन प्रीमिसेस से आप वेन डायग्राम बनाते हो और फिर कंक्लूजन निकालते, तो वो कंक्लूजन आपकी वैलिडिटी को शो करता है। तो इसने यही बोला कि वेन डायग्राम क्या रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट एंड असेस द वैलिडिटी ऑफ एलिमेंट्री इन्फ्लुएंसेस ऑफ सिलोजिस्टिक फॉर्म। क्लियर बात? यहां तक समझ आया? आगे फिर क्या कह रहा है नेक्स्ट पॉइंट, ये वाला। ये वाली बात भी बहुत बार रिपीट होगी कि वेन डायग्राम क्या है। वेन डायग्राम इज अ क्लियर मेथड ऑफ नोटेशन। वेन डायग्राम क्या है, इसको लर्न कर लो। इस बात को दो तीन बार रिपीट हो रखी है एग्जाम में कि वेन डायग्राम एक क्लियर मेथड है नोटेशन का। क्लियर बात? आगे फिर क्या कह रहा है, वेन डायग्राम इज द मोस्ट डायरेक्ट मेथड ऑफ टेस्टिंग द वैलिडिटी ऑफ कैटेगोरियल सिलोजियम। फिर क्या वर्ड आ गया बताना, क्या इंपॉर्टेंट वर्ड है? ये वर्ड क्या है जो हमने देखना है, वैलिडिटी। बात समझ आ रही है ना? नेक्स्ट देखो, इन वेन डायग्राम मेथड द थ्री ओवरलैपिंग सर्कल आर ड्रोन फॉर टेस्टिंग अ कैटेगोरियल सिलोजियम। याद रखना, वेन डायग्राम की जो आपको वेन डायग्राम के बार बार बोल रहे हैं कि वैलिडिटी को शो करता है इन्फ्लुएंसेस की, तो वो तभी होगा जब आप तीन ओवरलैपिंग सर्कल ड्रॉ करोगे। अगर क्वेश्चन में दो ओवरलैपिंग सर्कल आ जाए तो आप उसको गलत कराना, मतलब उसको ये बोल देना ये बात गलत है और उस ऑप्शन को कट कर देना। लर्न कर लो कि वेन डायग्राम में आपको तीन ओवरलैपिंग सर्कल्स की जरूरत है। बात समझ आई? नेक्स्ट कह रहा है कि गलत बात क्या है, कह रहा है कि इन वेन डायग्राम मेथड द प्रीमिसेस एंड कंक्लूजन ऑफ अ कैटेगोरियल सिलोजियम इज डायग्राम। हमेशा याद रखना, देखो आप जब इससे पहले वाला जो आपने सिलोजियम वाला टॉपिक किया, उसमें क्या क्या था, आपके सामने प्रीमिसेस गिवन थी ना, प्रीमिसेस गिवन, और उन प्रीमिसेस से आपने कंक्लूजन निकाला था। बात समझ लो? सेम वे में जो वैन डायग्राम आप बनाओगे वो प्रीमिसेस के बिहाफ पे बनाओगे, और फिर उस वैन डायग्राम से आपको कंक्लूजन शो होगा, मतलब कंक्लूजन आप निकालोगे, ना कि आप वैन डायग्राम बनाते वक्त कंक्लूजन को भी बनाते हो, नहीं। तो ये बात गलत है। गलत बात क्या है बताना, इन वैन डायग्राम मेथड द प्रीमिसेस एंड कंक्लूजन ऑफ अ कैटेगोरियल सिलोजियम इज डायग्राम, कि आप दोनों के दोनों डायग्राम बनाते हो, ये बात क्या है, बिल्कुल पूरी तरीके से गलत है। क्लियर बात? समझ आ रहा है? हेलो, या दोबारा बताऊं? मेरी आवाज आ रही है नहीं आ रही? हेलो, आ रही है मैम।
ओके, समझ आ रहा है या दोबारा बताऊं इससे पहले वाला टॉपिक? आ रहा है समझ, बाकी से ओके, पूछो। बाकी तो बोल ही नहीं रहे। आगे क्या है, वेन डायग्राम रिप्रेजेंट द आर्ग्यूमेंट्स ग्राफिकली। वेन डायग्राम क्या रिप्रेजेंट करता है? आर्ग्यूमेंट्स ग्राफिकली। अब आर्ग्यूमेंट जो मतलब हमने अभी आर्ग्यूमेंट क्या होता है, आर्ग्यूमेंट आगे हम पूरा टॉपिक भी करेंगे आर्ग्यूमेंट का। मतलब अभी आपने देखना कि वेन डायग्राम रिप्रेजेंट करते हैं आर्ग्यूमेंट को ग्राफिकली। जो ये ओवरलैपिंग आप सर्कल बना रहे हो, ये ग्राफिकली तो होता है, तो ये भी बात ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि वेन डायग्राम कैन एनहांस अवर अंडरस्टैंडिंग। जैसे हमने बिना वेन डायग्राम के वो निकाल लिया, कंक्लूजन निकाला, वो चीज हमने रट के निकाली कि किसी भी उसको मतलब अगर आपने दो से बनाना है तो कॉमन टर्म ढूंढोगे, कॉमन टर्म के आगे ऑल या नो होना जरूरी, ये चीज आपने क्या की, लर्न की है ना। लेकिन अगर आप इस चीज को वेन डायग्राम के थ्रू करते तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाता है, अंडरस्टैंडिंग। तो ये यही बोल रहा है, वेन डायग्राम कैन एनहांस अवर अंडरस्टैंडिंग, हमारी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाता है। क्लियर बात। उसके बाद कह रहा है कि फिर दोबारा से रिपीट हो गया, मैंने कहा था ना, वेन डायग्राम इज अ क्लियर मेथड ऑफ नोटेशन। ठीक है, अब नेक्स्ट बताओ, पढ़ के बताना क्या लिखी हुई है ये बात, क्या ये सच में गलत है या ठीक है? वेन डायग्राम मैम हमेशा वैलिडिटी को शो करता है और और इसमें वैलिड इन्होंने क्या वैलिड बोला, इसमें वैन इनवैलिड डायग्राम में बी कॉल्ड वैलिड और हो इनवैलिड। सकता है, वैलिड भी हो सकता है, इनवैलिड, ये बात गलत तो है। ये गलत है, वेरी गुड। उसके बाद फिर इसने गलत बात फिर कि इन कैन बी, इट कैन बी, इट हो गया है, इट कैन बी आइदर वैलिड और इनवैलिड, कि ये हो सकता है, इट है ये, इट कैन बी आइदर वैलिड और इनवैलिड, ये भी बात बिल्कुल गलत है ना। इनवैलिड की तो कोई बात ही नहीं आनी। उसके बाद क्या है सही बात, वैन डायग्राम रिप्रेजेंट प्रपोजिशन एज वेल एज क्लासेस। देखो प्रपोजिशन और क्लासेस दोनों सेम ही बात है, मीनिंग प्रीमिसेस की बात कर रहा है कि वैन डायग्राम किसको रिप्रेजेंट करता है, प्रीमिसेस को रिप्रेजेंट करता है। तो उसको आप क्लासेस भी बोल सकते हो, प्रपोजिशन भी बोल सकते हो, दोनों बातें सेम है। फिर दोबारा से रिपीट हो गई बात, इट कैन प्रोवाइड अ क्लियर मेथड ऑफ नोटेशन। क्लियर। आगे फिर क्या कह रहा है, इट कैन प्रोवाइड द डायरेक्ट मेथड ऑफ टेस्टिंग द वैलिडिटी। फिर क्या वर्ड आ गया बताओ, वैलिडिटी। वैलिडिटी। वैलिडिटी आते हैं आंसर क्या आएगा, वेन वेन डायग्राम। डायग्राम। उसके बाद फिर क्या कह रहा है, इट इज अ मेथड ऑफ टेस्टिंग द वैलिडिटी ऑफ आर्ग्यूमेंट। फिर दोबारा से वैलिडिटी फिर वर्ड। से फिर वैलिडिटी आ गई। हाँ, फिर क्या कह रहा है, इट रिप्रेजेंट बोथ द प्रीमिसेस ऑफ अ सिलोजियम इन वन डायग्राम। मैंने कहा था ना कि डायग्राम में क्या शो करता है, प्रीमिसेस को, तो बस यही बोल रहा है कि इट रिप्रेजेंट बोथ द प्रीमिसेस ऑफ द सिलोजियम इन वन डायग्राम। उसके बाद क्या कह रहा है, इट कैन बी यूज टू रिप्रेजेंट क्लासेस एज वेल एज प्रपोजिशन। दोबारा से रिपीट हो गई वही बात कि ये क्लासेस और प्रपोजिशन सबको रिप्रेजेंट करता है। फिर गलत बात क्या है देखो, इट रिक्वायर्ड टू ओवरलैपिंग सर्कल। राइट क्या होना चाहिए था बताओ? 3 ओवरलैपिंग सर्कल। यस, वेरी गुड। 3 ओवरलैपिंग सर्कल होते तो ये क्वेश्चन ठीक हो जाता, बट यहाँ पर क्या हो गया, ये गलत है। राइट, इट रिक्वायर्ड 2 ओवरलैपिंग सर्कल फॉर द 2 प्रीमिसेस ऑफ अ स्टैंडर्ड फॉर्म कैटेगोरियल सिलोजियम। उसके बाद ये थ्योरी ऑफ वेन डायग्राम मतलब क्रक्स की फॉर्म में कि वेन डायग्राम जो है, सेम वही बात जो हमने पहले करी है कि वेन डायग्राम एक डायरेक्ट नोटेशन है, वेन डायग्राम हमेशा वैलिड होगा, वेन डायग्राम कभी भी इनवैलिड नहीं होगा, वेन डायग्राम शो ओनली प्रीमिसेस नॉट कंक्लूजन। ठीक है, वेन डायग्राम शो क्लासेस एज वेल एज प्रीपोजिशंस, वेन डायग्राम इज यूज्ड टू असेस द वैलिडिटी ऑफ प्रीमिसेस, सेम बातें हैं। वी ड्राइव कंक्लूजन आउट ऑफ प्रीमिसेस, वेन डायग्राम assess conclusion inferences, वेन डायग्राम इज अ क्लियर मेथड ऑफ नोटेशन, नहीं लिखा इन्होंने। वेन डायग्राम इज नॉट एम्बिगुअस, एम्बिगुअस का मतलब होता है कंफ्यूजन, कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करता, बिल्कुल सिंपल सिंप्लीफाइड, मतलब हमारी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाता है। क्लियर बात। वेन डायग्राम में किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो, फिर नेक्स्ट टॉपिक करते हैं आर्ग्यूमेंट। हाँ ओके, चलो आर्ग्यूमेंट करते हैं अब। आर्ग्यूमेंट क्या होता है देखो, जो हमने डिडक्टिव इंडक्टिव बोला था ना, इसमें डिडक्टिव इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट के ही पार्ट थे। मीनिंग आर्ग जैसे डिडक्टिव इंडक्टिव उनके बच्चे हो गए, आर्ग्यूमेंट उनके पापा हैं, बस यूं मान लो। क्लियर बात। तो डिडक्टिव इंडक्टिव की जो थी ना, जो बातें थी वो सारी आर्ग्यूमेंट के साथ चलेंगी। जो ठीक है मैम ना। वो एनालॉजी बोल रहे थे कि इसका टाइप इंडक्टिव भी, उसका हो सकता है डिडक्टिव भी, एनालॉजी भी, है ना, बोला था ना आपने। हाँ, एनालॉजी आगे आएगा, अच्छा अभी गया है। आगे आएगा एनालॉजी। हाँ, एनालॉजी के बारे में भी जो बातें आ रखी है ना पेपर में, वो भी मैंने लिख रखी है। ठीक है। अब देखो आर्ग्यूमेंट क्या है, कह रहे कि वैलिड बात आर्ग्यूमेंट को लेकर क्या है, कह रहे व्हेन इट्स कंक्लूजन प्रीमिसेस आर ट्रू।
मतलब वैन लिखा हुआ है या बोथ कह सकते हैं हम कि कंक्लूजन और प्रीमिसेस दोनों ट्रू हो सकते हैं, यही हमने डिडक्टिव में पढ़ी थी, है ना। उसके बाद कह रहा है इवन व्हेन इट्स कंक्लूजन एंड वन और मोर ऑफ इट्स प्रीमिसेस आर फॉल्स, ये भी तो हो सकता है ना कि एक एक अगर मान लो प्रीमिसेस फॉल्स है तो कंक्लूजन भी फॉल्स हो सकता है, तो इसने यही बोला है कि कंक्लूजन एंड वन और मोर ऑफ इट्स प्रीमिसेस आर फॉल्स हो सकते हैं। उसके बाद ये कह रहा है आर्ग्यूमेंट, मान लो क्वेश्चन में आ रखा था कि इनमें से कौन सा आर्ग्यूमेंट है, कि देवदत्त डज नॉट ईट इन द डे सो ही मस्ट बी ईटिंग एट नाइट, वो रात को नहीं खाता तो उसको ही मस्ट बी ईटिंग एट नाइट। तो ये जो स्टेटमेंट है ना ये आर्ग्यूमेंट है। अब मैं बताऊंगी इसमें कि अगर मान लो क्या वर्ड और हो जाता है इसमें सेम स्टेटमेंट में तो फिर वो आर्ग्यूमेंट की जगह एनालॉजी बन जाएगी, वो हम आगे पढ़ेंगे देखना। फिर ये सेकंड स्टेटमेंट है, ये भी आर्ग्यूमेंट है कि देवदत्त ईट इन द नाइट सो ही डज नॉट ईट ड्यूरिंग द डे, वो रात को खाता है इसलिए वो दिन में नहीं खाता। सिंस देवदत्त डज नॉट ईट इन द डे ही मस्ट बी ईटिंग इन द नाइट, कि वो दिन में नहीं खाता तो उसको रात को खाना चाहिए या खाता है जो भी मस्ट भी। उसके बाद गलत बात क्या मीनिंग, ये जो बात है ना नीचे लिखी हुई है ये हमारी आर्ग्यूमेंट नहीं है बल्कि एनालॉजी है। एनालॉजी क्यों है देखो, इफ देवदत्त इज ग्रोइंग फैट, अगर देवदत्त मोटा हो रहा है, इफ ही डज नॉट ईट ड्यूरिंग द नाइट, और वो दिन में भी नहीं खा रहा, ही विल बी ईटिंग एट नाइट, तो वो खा रहा होगा रात को, है ना। तो इसमें कंक्लूजन मतलब इफ ऐसे ऐसे वर्ड्स आ जाए ना या और भी वर्ड्स मैं बताऊंगी आगे, तो उसको बोलते हैं हम क्या, उसको, हेलो मेरी आवाज आ रही है। तो आ रही अगर है। इस तरीके के वर्ड्स आ जाए ना, इफ इस तरीके के, उनको एनालॉजी बोलते हैं। अलग से आपको दिख जाएगी एनालॉजी वाले वर्ड्स, और आगे भी बताऊंगी कि लाइक वगैरह ये वर्ड्स होते हैं। उसके बाद क्या कह रहा है आर्ग्यूमेंट में, अ वैलिड आर्ग्यूमेंट मे हैव अ फॉल्स प्रीमिसेस एंड अ फॉल्स कंक्लूजन, वही बात डिडक्टिव वाली, मैंने कहा था ना डिडक्टिव इंडक्टिव वाली सारी बातें आर्ग्यूमेंट में आएंगी, क्योंकि आर्ग्यूमेंट डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट है तो ये उनके पापा ही ना। तो यही अ वैलिड आर्ग्यूमेंट मे हैव अ फॉल्स प्रीमिसेस एंड अ फॉल्स कंक्लूजन हो सकता है। अब ये कह रहा है कि ये दो चीजें नहीं होती, क्या नहीं होती है लर्न कर लो, कि अ कोजेंट आर्ग्यूमेंट मस्ट बी इंडक्टिवली स्ट्रॉन्ग, ये कह रहा है कि कोजेंट आर्ग्यूमेंट जो है वो इंडक्टिवली स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। एक बात और मैं बताती हूँ आपको, अगर आपको ये मस्ट वाले ऐसे ऐसे वर्ड्स दिख जाए ना, मतलब जब आपको यूं लगे कि कुछ समझ नहीं आ रहा, जैसे अकोजेंट आर्ग्यूमेंट हमने नहीं पढ़ा अभी तक, मस्ट बी इंडक्टिवली स्ट्रॉन्ग, तो कुछ श्योरिटी वाली बातें होती है ना और जो हमें समझ ना आए, तो उसका आंसर है ना 99% गलत ही होता है, हमेशा याद रखना। अगर आपको क्लियरली शो हो रहा मस्ट वाली चीज की बात ठीक है तो इसका मतलब ठीक है, अदरवाइज जो श्योरिटी देती है ना चीजें वो मोस्टली गलत होती हैं, ठीक है। उसके बाद सेकंड क्या कह रहा है, एन आर्ग्यूमेंट में लेजिटिमेटली बी स्पोकन ऑफ एज अ ट्रू और फॉल्स, देखो कभी भी आर्ग्यूमेंट ट्रू और फॉल्स को शो नहीं करती, वो वैलिडिटी और इनवैलिडिटी को बताती है, हमेशा याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, 2-3 बार आएगी कि ट्रू और फॉल्स को आर्ग्यूमेंट दिखाता है नहीं। आपसे ये पूछा जाए कि इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट या डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट ट्रू फॉल्स को दिखाता, तब भी आपने क्या बोलना है, नहीं दिखाता। डिडक्टिव क्लियर आर्गुमेंट बात। इसमें। हाँ। उसके बाद क्या कह रहा है, ध्यान यहाँ पे रखो, when in a group of a proposition one proposition is claimed to follow from the others, एक proposition को कहा जाता है claim to follow the others, that graph proposition is called an argument। अब ये आपको लग रहा है ना कि इंडक्टिव आना है, अब इंडक्टिव तो ऑप्शन में था नहीं, आर्ग्यूमेंट था, तो इंडक्टिव वाली बात आर्ग्यूमेंट हम कह सकते हैं, तो आंसर क्या जाएगा आर्ग्यूमेंट। क्लियर बात। मैम उसकी हाँ जी, दोनों दे रखे हो तो नहीं प्रवीण इंडक्टिव ऐसे होगा। मिलेगा नहीं, और वैसे अगर तो मिल गया तो इंडक्टिव होगा फिर मैम। इंडक्टिव आएगा, जो मेन चीज है ना वो आएगी, बट वैसे ये देंगे नहीं, ऐसे कंफ्यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो इंडक्टिव आएगा, क्लेम वर्ड आते हैं इंडक्टिव आएगा। ओके अगर आपको आर्ग्यूमेंट और इंडक्टिव भी दे रखा हो ना तो इंडक्टिव लगा देना, ठीक है। पर इस क्वेश्चन में दे नहीं रखा था, मैंने ध्यान से देखा था ये जब नोट डाउन किया। उसके बाद देखो, एवरी लॉ इज एन एविल फॉर एवरी लॉ इज एन इन्फ्रैक्शन ऑफ लिबर्टी, द अबोव इज एन, ये जो मतलब एक तरीके से जो स्टेटमेंट गिवन होती है ना, देखो उसको ना आपने आर्गुमेंट पढ़ना है, अगर उससे आपको लग रहा है ना कि कुछ इफ वगैरह ऐसे ऐसे वर्ड्स हैं तो वो एनालॉजी में आ जाएगा, अदरवाइज उसका आपने आंसर देना आर्गुमेंट। क्लियर बात। देखो मोस्टली ना आपको सारी चीजें अलग से समझ आ जाएंगी, और एनालॉजी वाले तो बिल्कुल अलग से समझ में आ जाएंगे, इफ
लाइक ऐसे ऐसे वर्ड्स अलग से पता चल जाएंगे, और फिर अगर कुछ भी समझना है ना तो उसका आंसर आर्गुमेंट दे देना, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, अ क्लस्टर, देखो नेक्स्ट, अ क्लस्टर प्रपोजिशन विद अ स्ट्रक्चर दैट एग्जिबिट सम इन्फ्रेंसेस इज कॉल्ड, कुछ कंक्लूजन निकालते हैं तो उसमें भी कंक्लूजन किस में निकालते हैं, इंडक्टिव डिडक्टिव मतलब आर्गुमेंट में निकालते हैं, तो उसका भी आंसर होगा आर्गुमेंट। फिर कह रहा है इट इज अ ट्रूजम टू से दैट नो वन वाज देयर व्हेन लाइफ फर्स्ट अपीयर्ड ऑन द अर्थ, an assertion about life origin thus should be treated as a theory. The above two statement constitute an, क्या constitute करती है, मीनिंग कहता है कि कोई कह रहे हैं कि जब सबसे पहली बार अर्थ पर लाइफ आई उस टाइम पर कोई मौजूद ही नहीं था, तो लाइफ के ओरिजिन के बारे में एक असर्शन बनी हुई है, तो इसी को हम थ्योरी बोलते हैं। तो ये स्टेटमेंट क्या कहलाएगी, ये स्टेटमेंट भी आर्ग्यूमेंट ही कहलाएगी, ठीक है। ये क्वेश्चन आ रखे थे। उसके बाद ये कह रहा है स्ट्रक्चर ऑफ अ लॉजिकल आर्ग्यूमेंट इज बेस्ड ऑन, लॉजिकल आर्ग्यूमेंट किस पर बेस्ड होती है, आपकी लॉजिकल रीजनिंग जो होती है ना वो भी आपकी वैलिडिटी पर ही बेस्ड होती है, वैलिड कॉन्सेप्ट्स पर, ठीक है। तो जो स्ट्रक्चर है लॉजिकल आर्ग्यूमेंट का वो बेस्ड होता है फॉर्मल वैलिडिटी पर, क्लियर बात। उसके बाद कह रहा है कि लॉजिकल आर्गुमेंट आर बेस्ड ऑन, लॉजिकल आर्गुमेंट आर बेस्ड ऑन सिलोजिस्टिक रीजनिंग। अब देखो अगर मान लो सिलोजिस्टिक वर्ड होता ना और नीचे अगर डिडक्टिव भी गिवन होता और आर्गुमेंट भी गिवन होता तो इसका आंसर लगाते आप डिडक्टिव, पर इसमें कोई गिवन नहीं था, बस लॉजिकल आर्गुमेंट गिवन था, मतलब नीचे और कुछ वर्ड्स गिवन थे, तो आंसर क्या आ जाएगा, लॉजिकल आर्गुमेंट, क्लियर बात। अदरवाइज इसका आंसर डिडक्टिव होता अगर गिवन होता तो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कह रहा है सर्कुलर आर्गुमेंट, देखो ये नाम से क्लियर हो रहा है, सर्कुलर मतलब घूम रहा है ना। अब देखो ये जो मैं पढ़ के बताऊंगी इसमें घूमेगा, ये देखना कौन सा वर्ड घूम रहा है, कह रहा है गॉड इज अ सोर्स ऑफ स्क्रिप्चर एंड द स्क्रिप्चर इज अ सोर्स ऑफ आवर नॉलेज ऑफ गॉड, घूम गया ना, गॉड इज अ सोर्स ऑफ स्क्रिप्चर एंड द स्क्रिप्चर इज द सोर्स ऑफ आवर नॉलेज ऑफ गॉड, तो इस आर्गुमेंट को हम कौन सी आर्गुमेंट बोलेंगे बताना, सर्कुलर आर्गुमेंट, सर्कुलर आर्गुमेंट, यस। अब ये कह रहा है वैलिडिटी एंड इनवैलिडिटी आर द एट्रीब्यूट ऑफ, किसके एट्रीब्यूट होते हैं वैलिडिटी इनवैलिडिटी, आर्गुमेंट्स, आर्ग्यूमेंट के, क्या ये वैलिडिटी और इनवैलिडिटी वेन डायग्राम क्या एट्रीब्यूट्स होते हैं, नो वो वैलिड होता है मैम। यस वेरी गुड। आगे फिर ये क्या कह रहा है, गलत बात कह रहा है, दोबारा से क्वेश्चन रिपीट हो गया है ना, ट्रुथ एंड फॉल्सिटी आर एट्रीब्यूट्स ऑफ आर्गुमेंट, हमने पहले भी पढ़ा था, क्या ट्रुथ और फॉल्स ये दोनों स्टेटमेंट आर्गुमेंट में कहीं आती है नहीं, क्लियर बात। उसके बाद फिर कह रहा है व्हाट इज द नेचर ऑफ लॉजिकल आर्गुमेंट, चूज द करेक्ट आंसर, वैलिड या इनवैलिड, लॉजिकल आर्गुमेंट हो या खाली आर्गुमेंट हो या फिर इंडक्टिव हो डिडक्टिव हो, सबका आंसर वैलिड और इनवैलिड ही आएगा, क्लियर बात। फिर ये कह रहा है ट्रुथ और फॉल्सिटी, मीनिंग हमें ना अब ऊपर इतना तो पता चल गया ट्रुथ और फॉल्स इस आर्गुमेंट का पार्ट नहीं है, आर्गुमेंट के एट्रीब्यूट नहीं है, तो फिर किसके एट्रीब्यूट है, तो ये कह रहा है कि वो इंडिविजुअल प्रपोजिशन के या प्रपोजिशन के है, मीनिंग एक स्टेटमेंट को हम ये बोल सकते हैं कि ये सच है या झूठा, आपने देखा नहीं था AEIO, उसमें तो हम बोलते थे ना कि ए सच है तो ई सच नहीं हो सकता, राइट। तो इंडिविजुअल प्रपोजिशन ट्रुथ या फॉल्स, ट्रू या फॉल्स हो सकती हैं, बट आप पूरे के पूरे आर्गुमेंट को ये नहीं कह सकते सच या झूठ, बात समझ आई। आर्गुमेंट वाला खत्म, आर्गुमेंट में कोई डाउट हो तो पूछो, नहीं तो आगे वाला टॉपिक करते हैं। करें आगे टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक लॉजिकल रीजनिंग, एक दो क्वेश्चन थे लॉजिकल रीजनिंग वाले से भी, बस दो ही थे आई थिंक, हाँ। वैलिड रिलेशन अमंग द इन्वॉल्व्ड प्रपोजिशन, इन्वॉल्व प्रपोजिशन में वैलिड रिलेशन बनाना लॉजिकल रीजनिंग का, लॉजिकल रीजनिंग लॉजिकल वर्ड आते ही ना आपने वैलिड आंसर याद रखना है हमेशा, जो आपकी लॉजिकल रीजनिंग है ना, ये टॉपिक है पूरा का पूरा सिलेबस में, ये भी वैलिड कॉन्सेप्ट पर ही बेस्ड होता है। मतलब देखो नॉर्मली आप ये सोचते हो कि लॉजिक लगाना मतलब अपनी मर्जी से, ऐसा बचपन में सोचते थे हम लोग, है ना, बट क्या 2+2 अगर आए तो आप 5 थोड़ी ना लिखोगे, 4 ही लिखोगे, कॉन्सेप्ट बेस ही चलेगा। और ऐसे भी वो नहीं आते थे अल्फाबेट में से कि ए फिर ब्लैंक बी ब्लैंक, मतलब ऐसे करके आते तो हैं एक दो क्वेश्चन,
वो मैथमेटिकल रीजनिंग का पार्ट नहीं है, वो लॉजिकल रीजनिंग का ही पार्ट है। क्वेश्चन नहीं आते मैथ्स में से भी आ जाते हैं, और वो ऐसे भी आ जाते हैं 49 फिर ऐसा करके, ऐसे करके। तो वो चीजें भी आपके वैलिड कॉन्सेप्ट पर ही बेस्ड होती है, मीनिंग आप अपने आप से थोड़ी ना तुक्का लगाते हो, कॉन्सेप्ट से चलते हो और तब आंसर निकलता है आपका। अब देखो लॉजिकल रीजनिंग, ये फर्स्ट पॉइंट क्लियर है। नेक्स्ट कह रहा है सर्टेनिटी इज लॉजिकल। सर्टेनिटी इज लॉजिकल मतलब सीधा आंसर लगाना था कि लॉजिकल रीजनिंग से क्या रिलेटेड है, तो आंसर था सर्टेनिटी इज लॉजिकल। फिर कहता है कि वैलिडिटी इन लॉजिकल रीजनिंग रेफर्स टू वो रिलेशन बिटवीन फिर से प्रीमिसेस एंड बताइए मैम, कंक्लूजन। ये फिर से बस बताइए ये सेकंड पॉइंट है। बस ये स्टेटमेंट ही गिवन थी, सर्टेनिटी इज लॉजिकल, कि लॉजिकल में सर्टेनिटी होती है। सर्टेनिटी क्योंकि सर्टेन मतलब वैलिड कॉन्सेप्ट को लेकर चलता है, तो सर्टेनिटी होती है, सर्टेनिटी इज लॉजिकल, ये बस लर्न करना है। उसके बाद कह रहा है कि वैलिडिटी इन लॉजिकल रीजनिंग रेफर्स टू रिलेशन बिटवीन प्रीमिसेस एंड कंक्लूजन में से रिलेशन बनाता है, और शो किस चीज को करता है, वैलिडिटी को शो करता है। लॉजिकल रीजनिंग भी वैलिडिटी को ही शो करता है। उसके बाद आ गया आपका फेवरेट टॉपिक एनालॉजी। यस, एनालॉजी में क्या वर्ड आने चाहिए, लाइक वर्ड आ जाए, कहीं पर भी आपको लाइक वर्ड, आपको ना बहुत बड़ी सी स्टेटमेंट दिख जाए और उसमें लाइक जस्ट ऐसे वर्ड्स मिल जाएं, तो आंसर होगा एनालॉजी। और पहले तो इसमें से हर बार ही क्वेश्चन आता था, मतलब एक का आंसर तो एनालॉजी होना ही होना, राइट। अब पर 2 साल से इसमें से क्वेश्चन नहीं आ रहे एनालॉजी के, मीनिंग कभी कभी किसी किसी सेट से आ रहे हैं, पर यूं नहीं आ रहे कि मतलब आएगा ही आएगा, तो पक्का नहीं है, आ जाए तो देख लेना। बिल्कुल आसान है, अलग से पता चल जाएगा कि इसका आंसर एनालॉजी होगा। लाइक वर्ड आ जाए, जस्ट वर्ड आ जाए। फिर उसके बाद कह रहा है कि रीजनिंग बाय एनालॉजी लीड्स टू, रीजनिंग बाय एनालॉजी लीड्स टू किस चीज को जन्म देती है, कहता है प्रिडिक्टिव कंजेक्चर, ठीक है, प्रिडिक्टिव कंजेक्चर को जन्म देती है। उसके बाद कह रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्गुमेंट द कंक्लूजन कैन बी नो मोर देन प्रोबेबल, मीनिंग प्रोबेबल जो जिसको आप अनुमान लगा सकते हो, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है, तो वो एनालॉजी है जिसमें आप अपना बना के बताते हो, ठीक है, प्रोबेबल। उसके बाद कह रहा है कि फीचर ऑफ अरिस्टोटलियन सिलोजियम फ्रॉम द फॉलोइंग, बस एक क्वेश्चन था ये फीचर से रिलेटेड और कुछ भी नहीं था, इसको आप लर्न ही कर लोगे तो अच्छा रहेगा। वैसे नॉर्मली ना पता ही आपको, इट इज ओनली डिडक्टिव एंड फॉर्मल, मतलब जो सिलोजिस्टिक नेचर मैंने बताया था आपको, वो मोस्टली डिडक्टिव का ही होता है ना, जैसे मैंने बताया था ना डिडक्टिव वाले में सिलोजिस्टिक। तो ये कह रहा है इट इज ओनली डिडक्टिव एंड फॉर्मल, पेपर में आ रखा होगा इट इज बोथ इंडक्टिव एंड डिडक्टिव, लेकिन आंसर क्या था, इट इज ओनली डिडक्टिव एंड फॉर्मल। फिर कह रहा है द मेजर एंड माइनर टर्म स्टैंड अपार्ट इन द प्रीमिसेस, ये बात भी आपको पता है। कंक्लूजन में क्या होता है, ओनली मिडल, सॉरी कंक्लूजन में मिडल टर्म नहीं होती, तो ये कह रहा है कि मेजर और माइनर टर्म होती हैं प्रीमिसेस का पार्ट, तो ये पता है हमने, कंक्लूजन का जो आगे वाला हिस्सा होता है वो P1 होता है ना, प्रीमिसेस 1 में होती है। तो आगे वाला हिस्सा गलत बोल गई मैं, आगे वाला हिस्सा प्रीमिसेस 2 में मिलेगा क्योंकि माइनर टर्म है, और पीछे वाला हिस्सा मेजर टर्म है, वो कहाँ पे होगी, प्रीमिसेस 1 में होगी। तो ये प्रीमिसेस का पार्ट हो गया ना मेजर और माइनर टर्म, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद ये कह रहा है इट इज वर्बलिस्टिक, वर्बलिस्टिक भी होती है। उसके बाद कह रहा है कि साइंटिफिक मेथड, ये बहुत आसान है, इसमें कुछ नहीं, इंडक्टिव और डिडक्टिव को आप ऐड कर देते हो ना दोनों को, वो बन जाता है आपका साइंटिफिक मेथड। कह रहा है इन विच मेथड ऑफ अराइविंग एट नॉलेज द एम्फेसिस इज ऑन बोथ प्रोसीडिंग फ्रॉम पर्टिकुलर टू जर्नल एंड फ्रॉम जर्नल टू पर्टिकुलर इन कंबाइंड वे, तो उसका आंसर होगा आपका साइंटिफिक मेथड। क्लियर। उसके बाद ये कह रहा है कि वैल्यू जजमेंट क्या होती है, वैल्यू जजमेंट नॉर्मेटिव जजमेंट होती है। देखो मैं बताती हूँ, वैल्यू का मतलब क्या होता है, सब्जेक्टिव इन नेचर, लग रहा है ना, या ऑब्जेक्टिव, वैल्यू को आप ऑब्जेक्टिव में, मीनिंग वैल्यू को आप काउंट कर सकते हो, बताओ मुझे, हेलो, नो मैम, नहीं जो कर सकते आपने ना। ये साइंटिफिक मेथड बताया है, इसमें हाँ ये जी, इसमें ये बता रखे जनरल से पर्टिकुलर। नहीं पर्टिकुलर से जनरल भी है, दोनों है। देखो इन अच्छा, विच हाँ ठीक है ठीक है। मेथड ऑफ अराइविंग एट नॉलेज द एम्फेसिस इज ऑन बोथ प्रोसीडिंग फ्रॉम पर्टिकुलर टू जर्नल एंड फ्रॉम जर्नल टू पर्टिकुलर इन अ कंबाइंड वे, उसको बोलते हैं साइंटिफिक मेथड। और नेक्स्ट देखो, वैल्यू जजमेंट क्या होता है, हमारा सब्जेक्टिव नेचर होता है, और नॉर्मेटिव जजमेंट भी हमारा सब्जेक्टिव नेचर होता है। क्यों, आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा ना, नॉर्मेटिव और कौन सी होती है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। पॉजिटिव होती है फैक्ट बेस्ड, कि अगर मैं ये बोलूं कि हमारा देश 1947 में आजाद हुआ, तो आप क्या बोलोगे, 1947 में आजाद हुआ तो क्या बोलोगे, पॉजिटिव स्टेटमेंट।
पॉजिटिव स्टेटमेंट तो है, लेकिन हाँ या ना बता दोगे ना आंसर, यस मीनिंग मैम। फैक्ट है। लेकिन मैं ये बोलूं कि मुझे मिस्टर ए बिल्कुल पसंद नहीं और मिस्टर बी मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो वो क्या है, वो मेरी थिंकिंग है ना। आपको क्या पता बी अच्छा लगता हो, मतलब बी नहीं अच्छा लगता हो, ए अच्छा लगता हो, समझ रहे हो ना। तो वो हो गया हमारी पर्सनल बायसनेस। तो जो वैल्यू जजमेंट होती है ना, वो नॉर्मेटिव जजमेंट होती है। बात समझ रहे हो। वैल्यू जजमेंट कौन सी होती है, नॉर्मेटिव जजमेंट होती है। और अगर मान लो यहाँ पर कोई फैक्ट वाली बात होती ना, तो हम उसको पॉजिटिव जजमेंट बोलते, फिर पॉजिटिव बोलते, जजमेंट तो आते ही वैसे ही सब्जेक्टिव हो जाती है। उसके बाद आता है एक टॉपिक डेफिनेशन से रिलेटेड, ये लास्ट टॉपिक है, बस ये डेफिनेशंस खत्म, फिर आज वाले टॉपिक खत्म। कितना बड़ा यहाँ मैम? से है ना, बस छोटा सा है। डेफिनेशन से है ना, हो सकता है आ जाए, पर क्वेश्चन अगर आ गया तो आपका ठीक हो जाएगा, इसलिए करना तो पड़ेगा ना। देखो, टाइप्स है अलग अलग डेफिनेशन के। सबसे पहले वाली डेफिनेशन का नाम है प्रिसाइजिंग। प्रिसाइजिंग का मतलब होता है कि एम्बिग्विटी को एलिमिनेट करना, मीनिंग बिल्कुल खत्म कर देना, क्लैरिटी आपके सामने लेकर आना, वेगनेस को खत्म करना। जैसे इसने बोला कि पुअर मीन्स हैविंग एन एनुअल इनकम ऑफ ₹10,000, मीनिंग इन्होंने क्लियरली बता दिया कि पुअर उसी को मानेंगे जिसकी एनुअल इनकम 10,000 रुपए होगी। तो ये चीज आप सबको क्लियर समझ आ रही है कि किसी की 11,000 तो उसको हम पुअर नहीं मानेंगे, किसी की 9,000 तो हम उसको पुअर मानेंगे, राइट। तो उसको बोलते हैं प्रिसाइजिंग, जहां पर एम्बिग्विटी को बिल्कुल एलिमिनेट कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, और क्लैरिटी आपके सामने निकल कर आती है। क्लियर बात। उसके बाद आता है परसुएसिव। देखो, परसुएसिव जो डेफिनेशन होती है, वो आपके सामने, मतलब जो स्टेटमेंट आपके सामने देगी उससे आप अंदर से इमोशन से भर जाओगे। ठीक है, मतलब वो आपको अंदर से परसुएड कर रही है, मीनिंग डेफिनेशन डेफिनेशन की तरह है, लेकिन आपका अंदर से अलग से मतलब फील होगा आपको, राइट। उसको बोलते हैं परसुएसिव डेफिनेशन। तो आपके सामने अगर कोई ऐसी स्टेटमेंट आ जाए जो आपको इमोशन से भर दे, उसका आंसर आप लगा कर आओगे परसुएसिव। जैसे स्टेटमेंट आ रखी थी एग्जाम में, अबॉर्शन मीन्स द रूथलेस मर्डरिंग ऑफ इनोसेंट बीइंग। ठीक है, जब आप इसको समझोगे तो अंदर से मतलब थोड़ा दुख होगा, तो उसको बोलते हैं हम क्या, परसुएसिव डेफिनेशन। उसके बाद ये क्या कह रहा है कि डेफिनेशन पुट फॉरवर्ड। अब एक क्वेश्चन ये आ रखा था कि डेफिनेशन पुट फॉरवर्ड टू रिजोल्व a dispute by influencing attributes or steering emotions is called। emotions वर्ड आ गया तो आंसर क्या आएगा आपका persuasive। ठीक है, उसके बाद आती है आपकी स्टिपुलेटिव डेफिनेशन। देखो, स्टिपुलेटिव से हिंदी में याद रखना स्वयं निर्मित, मतलब जो डेफिनेशन आप खुद से बनाते हो। जैसे हमने जब उसके वो क्या था ना, एफएम क्या था, तो वहां पर एक टॉपिक किया था सीपी गुप्ता और एसपी गुप्ता से, कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन। अब जिन्होंने नहीं करा मैं उनको बताती हूँ। जैसे आप नॉर्मली अपने आप से कोई डेफिनेशन नहीं बना लेते, जब भी आपको कोई निमोनिक वर्ड से आप किसी भी चीज को लर्न करते हो, तो वो आपने बनाई है, राइट। जैसे आपने हायर एजुकेशन में भी किया होगा, वो क्या था, ईयर बताना, वो वाला 1934 वाला, 34 था या 35 था वो, क्या वो मैकुले मिनट्स वाला ऐसा कुछ, वो आपने खुद से बनाया ना। 35। हाँ सॉरी, 1835। तो वो आपने खुद बनाई होगी, है ना। तो वो चीजें क्या होती है, वो स्टिपुलेटिव डेफिनेशन होती है, जो जरूरी नहीं कि जो आप बना रहे हो वही सामने वाला कोई और बनाए, या पूरी जनरलाइज्ड वही हो जाए, पूरे पूरे मतलब सारी जगह पर यूनिवर्सली वही डेफिनेशन सारी जगह पर चल रही है, तो वो तो नहीं चल रही। तो स्टिपुलेटिव डेफिनेशन होती है स्वयं निर्मित। स्टिपुलेटिव डेफिनेशन में भी said to be neither true nor false, ना तो हम उसको ट्रू ही बोल सकते हैं, ना हम उसको फॉल्स बोल सकते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ रखा है कि स्टिपुलेटिव डेफिनेशन या नाइदर, मतलब ये बताओ नाइदर ट्रू और नॉर फॉल्स किसका आंसर है, तो उसका आंसर आएगा आपका स्टिपुलेटिव डेफिनेशन। उसके बाद कह रहा है कि डेफिनेशन दैट हैज अ मीनिंग दैट इज डेलिबरेटली असाइन टू सम सिंबल इज कॉल्ड। आपने डेलिबरेटली असाइन करे हैं या कोई फैक्ट वगैरह है, मतलब जो पूरा पूरा का पूरा यूनिवर्स आपकी बात को मान रहा है, ऐसा तो कुछ नहीं है। तो वो डेफिनेशन कौन सी होगी आपकी, स्टिपुलेटिव डेफिनेशन। फिर उसके बाद कह रहा है स्टिपुलेटिव डेफिनेशन का एक बार फिर क्वेश्चन आया कि व्हेन अ डेफिनेशन इंप्लाई अ प्रपोजल टू यूज द डेफिनिंडम टू मीन व्हाट इज मीन्ड बाय द, ये क्या कह रहा है, डेफिनेंस कुछ है, इट इज कॉल्ड, मीनिंग वही है। यहाँ पे अलग से कोई डिक्शनरी की डेफिनेशन के बारे में तो बात ही नहीं हो रही, इसका मतलब खुद से बनाई हुई डेफिनेशन है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्टिपुलेटेड डेफिनेशन। उसके बाद कह रहा है स्टिपुलेटेड डेफिनेशन इज नाइदर ट्रू नॉर फॉल्स, दोबारा से रिपीट हो गया, इसका मतलब लर्न कर लो।
इसका मतलब बिल्कुल लर्न कर लो, जो स्टिपुलेटिव डेफिनेशन होती है वो ना तो सही होती है और ना ही गलत होती है। क्लियर बात? करा दो, अगर क्वेश्चन आ गया तो ठीक कर दोगे ना स्टिपुलेटिव डेफिनेशन के रिगार्डिंग। जितना मैं लर्न करा रही हूँ ना उसको छोड़ना मत बिल्कुल भी, क्योंकि कई बार ना मैं मतलब हल्के में मत लेना किसी भी चीज को। सारी चीज चाहे 10 बार करके लिख लिख के याद करो, पर सारी चीज अपने लर्न करते चलना साथ के साथ, ठीक है। ये लास्ट है शायद, लेक्सिकल डेफिनेशन। देखो लेक्सिकल डेफिनेशन क्या होती है, जो स्टिपुलेटिव डेफिनेशन थी ना उसकी उल्टी होती है लेक्सिकल। मीनिंग स्टिपुलेटिव में थी स्वयं निर्मित और लेक्सिकल हो जाएगी डिक्शनरी डेफिनेशन, राइट। अभी उसमें क्या था, उसमें क्या था, उसमें ट्रू भी हो सकती इसमें थी, था फॉल्स भी हो सकती नाइदर थी। ट्रू नॉर फॉल्स, ना तो वो सच होती ना झूठ हाँ, होती। झूठ और ये होती क्या थी। है, आइदर ट्रू आइदर फॉल्स हो सकती है ना। एकदम से बता दोगे आपकी ये डिक्शनरी में नहीं है इसका मतलब ये गलत है, ये है इसका मतलब ठीक है। तो आइदर ट्रू और फॉल्स वाली बात हो तो उसका आंसर क्या आएगा, लेक्सिकल, राइट। व्हेन द पर्पस ऑफ अ डेफिनेशन इज टू एक्सप्लेन द यूज और टू एलिमिनेट एम्बिग्विटी द डेफिनेशन इज कॉल्ड। अब देखो दिमाग में ये आएगा कि ये वाली चीज तो हमने जो शुरुआत में करा था, क्या किया था, प्रिसाइज ऐसा कुछ वर्ड था ना, उसमें आना चाहिए था, बट ये वाला क्वेश्चन में आ रखा था एग्जाम, मतलब जो क्वेश्चन में आ रखा था ना उसका आंसर लेक्सिकल ही आ रहा था। तो आपके सामने अगर इस तरह की स्टेटमेंट आए तो आप लेक्सिकल ही आंसर डाल के आना, ठीक है। क्योंकि जो लेक्सिकल डेफिनेशन होती है मतलब एक तरीके से वो बिल्कुल क्लियर कर देती है, उसमें आपको कंफ्यूजन रहती ही नहीं है। When the purpose of a definition is to explain the use or to eliminate ambiguity, the definition is called lexical। तो उसका आंसर होगा lexical definition। और मुझे ना कोई डिफरेंस नहीं मिला इसमें मतलब ऊपर वाली में। अदरवाइज जब मैं ये लिख रही थी ना तब मुझे मेरे भी दिमाग में सेम क्वेश्चन आया था यूं कि लेक्सिकल में और प्रिसाइजिंग में फिर डिफरेंस क्या होगा। बट मैं ये कह रही हूँ प्रिसाइज का मतलब समझना कि संक्षिप्त में कोई चीज, राइट। अदरवाइज जो क्वेश्चन आते हैं ना वो लेक्सिकल स्टिपुलेटिव यहीं से आते हैं, उनका आंसर यही होगा, ठीक है। अलग से बता दोगे आप, कोई मुश्किल वाला नहीं आता। उसके बाद थ्योरेटिकल डेफिनेशन क्या होता है, कह रहा है हेल्प इन जनरल अंडरस्टैंडिंग और साइंटिफिक प्रैक्टिस। मीनिंग थ्योरेटिकल इन नेचर होगी, मतलब आपको एक तरीके से थ्योरेटिकल वे में आपको जो चीज समझा दे, जनरल अंडरस्टैंडिंग कर दे किसी भी टॉपिक को लेकर, वो हो जाएगी आपकी थ्योरेटिकल डेफिनेशन। क्लियर बात?